हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो हम लोग अगले 50 क्वेश्चंस को आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज। तो माइक्रो एनवायरनमेंट को हम और क्या कहते हैं? तो माइक्रो एनवायरनमेंट को हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। माइक्रो एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डेमोग्राफी की बात कर रहे होते हैं, यानी डेमोग्राफिक फोर्सेस की बात हो रही है, फैक्टर्स की बात हो रही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, माल्थस थ्योरी डेमोग्राफी में आती है, हालांकि आपके सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये दिया हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में तो मैंने आपको बता दिया। माल्थस में क्या होता है? माल्थस की थ्योरी क्या थी कि वो कहते थे कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है। आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर नहीं पढ़ा है तो बस इतना जान लीजिए कि तेजी से बढ़ रहा है। ठीक, और जो फूड प्रोडक्शन है वो एपी से बढ़ रहा है, यानी कि जितनी तेज पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे कम तेजी से हमारा प्रोडक्शन फूड का बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनको इस बात का डर था कि अगर इतनी तेज पॉपुलेशन बढ़ा और फूड प्रोडक्शन धीरे बढ़ेगा तो आने वाले समय में क्या होगा कि फूड की कमी हो जाएगी, लोग भूखे मरना, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर माल्थस थ्योरी के बारे में फूड के बारे में नहीं पूछा है, पॉपुलेशन के बारे में पूछा है। तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा था, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो होता है, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तेजी से बढ़ता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उससे थोड़ा धीरे बढ़ता है। बस इस बात को याद कर लीजिए कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से और फूड प्रोडक्शन माल्थस की थ्योरी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। बाय विच एक्ट डज द गवर्नमेंट चेक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड? तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एमआरटीपी एक्ट, ठीक है ना, मोनोपोलीज रेगुलेटिव या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग एमआरटीपी एक्ट की बात कर लेते हैं। कब आता है ये? कब आया था? 1969। एक और क्वेश्चन इस बात को ध्यान में रखिएगा, एमआरटीपी एक्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं 1969 में आया था। ठीक है ना, एमआरटीपी एक्ट। तो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड में आ जाएगा वो। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओपनड फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन? तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए हम लोगों ने क्लास 12 के इंडियन में भी पढ़ा है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या याद रखेंगे? रेलवे। 3 चीजें थी क्लास 12 में, वो यहां पार्ट नहीं है, इसलिए याद रखिएगा। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में रेलवे का बहुत ज्यादा हम लोग क्या कह सकते हैं, उसके लिए ओपन नहीं है। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Which one is not the main objective of fiscal policy in India? फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये है। टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी है। टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी है। लेकिन टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, फिस्कल पॉलिसी का नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यहां पर नॉट पूछा हुआ है फिस्कल पॉलिसी के लिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट कौन सा है इसमें? तो लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा यही है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये भी नहीं। लॉ ऑफ एजुकेशन नहीं। लेकिन पब्लिक डेप्ट जो है ये हमारा इकोनॉमिकल क्या है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। बात समझ में आ रही है? पब्लिक डेप्ट का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट होता है वैसे ही पब्लिक डेप्ट भी होता है। बस अंतर क्या है? फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक, जब हम कम समय के लिए कोई लोन लेते हैं तो हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, जो बोरोइंग कम समय के लिए होती है। लेकिन लंबे समय की जब बोरोइंग के लिए हम टर्म यूज कर रहे होते हैं तो पब्लिक डेप्ट टर्म का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का काम एक ही है। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट अ प्री रिक्वेस्ट फॉर। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट अ प्री रिक्वेस्ट फॉर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैपिंग नहीं, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी तो हम लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में बात किया था कि एक बिजनेसमैन क्या क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग टू मीट वेरी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमर्शियल बैंक प्रोविजन ऑफ रिन्यूएबल। तो देखिए, शॉर्ट टर्म फंड की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म फंड की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग मनी मार्केट की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? मनी मार्केट की। ये बात हम लोगों ने की है। ठीक है ना, मनी मार्केट। और इसका पार्ट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में कॉल मनी उसका एक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉल मनी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज द मार्केट विच हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स
एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू सेल द सिक्योरिटीज। तो सेल द सिक्योरिटीज की बात आ रही है तो यहां पर सेकेंडरी मार्केट सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो डैश इज द institution which provides a platform for trading of existing securities having long maturity। long maturity की बात हो रही है यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। the macro environment consists of, तो हम लोगों ने components ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ा, एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो पढ़ा, मैक्रो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो मैक्रो में हम लोगों ने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, सोशियो कल्चरल, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 13, द एनवायरनमेंट विच इज क्लोज टू बिजनेस एंड इफेक्ट इट्स कैपेसिटी टू वर्क इज नोन एज, तो देखिए क्लोज टू बिजनेस एंड इफेक्ट इट्स कैपेसिटी, तुरंत हम देखेंगे कहेंगे माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो एनवायरनमेंट। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाई इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी लीड्स टू डैश इन द मनी सप्लाई। तो भैया बताइए, हाई इन्फ्लेशन लेवल की बात हो रही है, इसका मतलब मनी का सप्लाई क्या हुआ है मार्केट में, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया है, तभी तो हाई इन्फ्लेशन वाली बात हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, डैश कंपेयर्ड इन्फ्लेशन विथ रॉबर्स। देखिए ये बहुत एक तरीके से पॉपुलर स्टेटमेंट है, जो रॉबर्स के हिसाब से, रॉबर से कंपेयर किया था इन्फ्लेशन को, उनका नाम था प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील, ठीक है ना। इन दो लोगों ने मिलकर क्या किया था, इन्फ्लेशन को रॉबर्स के साथ कंपेयर किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो जाएगा, तो आंसर आपका डायरेक्ट क्या है, डिफ्लेशन। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, अ गवर्नमेंट रेफर्स टू डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, तो गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं फिस्कल पॉलिसी में मेनली, क्या क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन पॉलिसी। तो क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, बात समझ में आ रही है, मनी का फ्लो मार्केट में कम होगा। When the price level of goods and services are falling continuously, the phenomena is called, फिर से देखिए, प्राइस लेवल फॉल कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी को तो हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं ना, जब प्राइस इंक्रीज करती है उसको तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिफ्लेशन, यहीं पे अगर क्वेश्चन फॉलिंग की जगह राइजिंग होता या रेजिंग होता तो हम क्या कहते, हम कहते यहां पर इन्फ्लेशन आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज नोन एज, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात हो रही है। किसी चीज का डिमांड बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं बढ़ा है, कुछ कमोडिटीज की बात हो रही है, उन कमोडिटीज की डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन लग जाएगा। दो तरह के इन्फ्लेशन मेनली हम लोगों ने पढ़े थे, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। डिमांड पुल का मतलब जब डिमांड के इंक्रीज होने पर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, कॉस्ट पुश का मतलब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए तब जो प्राइसेस इंक्रीज होती हैं उनको हम लोग कॉस्ट पुश कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर फ्यू गुड्स की बात हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, डिमांड पुल। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर, द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर, तो मेन कॉजेस की अगर हम बात करें, इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो भैया सीधी सी बात है क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है ना, तभी प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। इररेटिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ तभी होगा, ठीक है ना। सेम डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम को अगर हमको दूर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सरकार एक नया एक नियम लेकर के आती है, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, वो बजट में एक अलग तरीके से फाइनेंसिंग करने की कोशिश करती है। तो यहां पर ये तीनों कारण है किस चीज के, इन्फ्लेशन के, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, डैश इज एन इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो बॉडीज हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। यहां पर देखिए जितने भी पॉलिसीज के बारे में बात किया हुआ है ये सब एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आप जब भी देखेंगे जो बजट आता है या फिर जो भी रिफॉर्म्स आते हैं, बार बार इन्फ्लेशन आ गया तुरंत एक न्यूज आएगा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से स्टेप लिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सरकार क्या कर सकती है, बहुत ज्यादा सरकार या तो अपनी एक्सपेंडिचर कम कर सकती है इन्फ्लेशन में, या तो टैक्स रेट बढ़ा सकती है, यही कर सकती है। लेकिन अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं,
क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, लेकिन मेन जो उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है वो सीआरआर का होता है, कैश रिजर्व रेशियो का होता है, ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशियो का होता है। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैंक के पास दौड़ के जाते हैं कि भैया हमको लोन चाहिए, तो क्या कह देगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक से कि सुनो एक काम करते हैं, जो तुम हमारे पास रिजर्व रखते हो कैश के रूप में, एक काम करते हैं कॉमर्शियल बैंक, हम उसको बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम उसको बढ़ाएंगे तो तुम हमारे पास ज्यादा पैसा रखोगे, तो पैसा तुम्हारे पास कम रहेगा तो लोगों को कम दोगे लोन, तो कम दोगे लोन तो लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो मार्केट में कम खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन रुक जाएगा, यानी रुक जाएगा मतलब कंट्रोल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पर आंसर क्या हो गया? सीआरआर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन हमेशा किस इंडेक्स से मेजर किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, द रिजल्ट इज, फिर से देखिए फैक्टर प्रोडक्शन की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो गई, मैंने भी पहले बताया आपको, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। The item with the maximum weightage in the wholesale price index is, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे ज्यादा वेटेज होता है उनका, ठीक है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग आते हैं, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेल्प्स टू मेजर द डिग्री टू विच, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ इनकम रिसिपिएंट्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द शेयर ऑफ फूड आइटम्स विद इन India's total consumption expenditure has reduced within the last 2 decades because of, तो लोगों का क्या हो गया है? People increase in people's income level. The share of food items within India's total consumption expenditure has reduced within the last 2 decades because of increase in people's income level. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर क्या है? अब यहां से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नॉर्मली एग्जाम में हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन आना चाहिए, ठीक है ना। द कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, सीधी सी बात है, सेबी, ठीक है ना, ये नॉर्मल चीजें हैं, हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। सेबी हु एस्टैब्लिश्ड इन, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1988, याद रहना चाहिए, कॉपी में तुरंत नोट हो जाए, 2-3 बार याद हो जाए। हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द बीएसई सेंसेक्स? तो सेंसेक्स होता है, एक निफ्टी होता है, तो जो हम लोग सेंसेक्स की बात करते हैं तो 30 कंपनी क्या होती हैं उसमें होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी? ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इसमें से कौन सा नहीं है? तो टू प्रमोट इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए थोड़े काम करेगी इतनी बड़ी संस्था, ठीक है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा? Which of the following are responsible for the fluctuation in the sensex? ठीक है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है। निफ्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1996। देखिए ये सब क्वेश्चंस जो हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्ट मतलब उसी तरीके से एकदम डाटा वाले हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हालांकि आपके सिलेबस में निफ्टी और सेंसेक्स जैसी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन क्योंकि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में चीजें लिखी हुई हैं, तो आप ये सब याद रखिए कि सेबी इसको लेकर के चलता है और ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। फिर भी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, द मनी मार्केट वेयर डेब्ट्स एंड स्टॉक्स आर ट्रेडेड एंड मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। अब देखिए जैसे ही 1 ईयर या उससे कम की बात हो तो इसका मतलब मनी मार्केट, 1 ईयर से ज्यादा की बात हो रही है, तुरंत हम क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 मार्केट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो हमको ये दोनों मार्केट समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। मोर देन 1 ईयर तुरंत देखेंगे, मार देंगे कैपिटल मार्केट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया इज, इंपॉर्टेंट, सेबी, याद रहेगा ये, ठीक है। फिर Which of the following reason is not responsible for the ups and downs in the Sensex? तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, हेल्प टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो इसका आंसर फाइनेंशियल मार्केट ही इन दोनों के बीच में क्या करता है? एक तरीके से लिंक बनाता है, किसके बीच में? बोरोवर्स और सेवर्स के बीच में, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं।
डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स। फिर से देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है, लॉन्ग टर्म फंड्स की बात हो रही है तो क्या, कैपिटल मार्केट, ठीक है। व्हेन सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स इज रेफर्ड टू एज प्राइवेट प्लेसमेंट, याद रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज डैश। तो स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है तो सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है, ठीक है ना, सेकेंडरी मार्केट। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। मैंने क्या कहा अभी, लॉन्ग टर्म फंड्स की बात हो, मोर देन 1 ईयर की बात हो, कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड्स की बात हो, लेस देन 1 ईयर की बात हो, मनी मार्केट, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, मनी मार्केट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 क्या है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड की जब भी बात आएगी ट्रेजरी बिल दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेजरी बिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट की बात हो रही है तो देखिए इसके कॉल मनी भी एक इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेड बिल्स भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, तो बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं तो फिर से क्या, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशन होता है, हम लोगों ने कल भी देखा था, ठीक है ना, फ्लक्चुएशन जो होता है यही है बिजनेस साइकिल, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। एक्सपेंशन फेज ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, मतलब मिला जुलाकर एक्सपेंशन फेज की बात कर रहा है कि ये कब होगा। तो एक्सपेंशन फेज कब होगा भाई, जब एक्सेस प्रोडक्शन क्या हो रहा होगा, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही होगी, सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है ना। एक्सपेंशन फेज की बात कर रहा है, कल भी हम लोगों ने इस पे बात किया था। एक्सपेंशन फेज यही है, ये हमारा बूम या पीक है, फिर ये हमारा रिसेशन है, ये हमारा डिप्रेशन है, ये हमारा ट्रफ है, ये हमारी रिकवरी है। तो ये एक्सपेंशन फेज है, इसका मतलब क्या हो रही है, इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है। प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, देश में ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाएगा। द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, देखिए टर्निंग पॉइंट मैंने क्या बताया यहां पर, ये पीक है, ये ट्रफ है, तो पीक एंड ट्रफ होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन डी, पीक एंड ट्रफ, ठीक है ना। फिर आते हैं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो इन द, तो कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो ये जो जगह है, कौन सा जगह, पीक का जगह, यहां पर क्या होगा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलो या अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, बात एक ही है। बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन के टाइम पर ये क्या होगा, जीरो होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47, द इकोनॉमी इज सेट टू बी, आ रहा है ना उसमें, द इकोनॉमी इज सेट टू बी ओवरहेड एट द डैश फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। इकोनॉमी ओवरहेड, ओवरहेड की बात हो रही है, फिर से आंसर क्या हो जाएगा, पीक, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज व्हेन बिजनेस साइकिल इज, फिर से वही बात, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कब बढ़ रही होगी, जब देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही होगी। प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, चीजों की सप्लाई ज्यादा होगी। चीजों की सप्लाई कब ज्यादा होगी, जब डिमांड उससे भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। और डिमांड जब ज्यादा है सप्लाई से, तो कौन सा कंडीशन है, एक तरीके से इन्फ्लेशन का कंडीशन है। इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए जरूरी है, कहां तक, 4 to 5% तक। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला जो केस है कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने का, ये कब तक हो रहा होगा, पीक तक हो रहा होगा। पीक पे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। फिर ऑल बट वन आर एंडोजेनस। एंडोजेनस, एक्सोजेनस, दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है ना, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। तो इसमें वॉर एक ऐसा रीजन है जो क्या करता है, एंडोजेनस फैक्टर है बिजनेस साइकिल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन विथ लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, यही देखा, ये हो गया रिसेशन, ये हो गया डिप्रेशन। इससे भी खराब फेज क्या है, रिसेशन से भी डिप्रेशन, ठीक है ना। आंसर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट 51 पर। ये क्या है, फॉल इन द इंटरेस्ट रेट्स इज अ टिपिकल फीचर ऑफ। तो फिर से इंटरेस्ट रेट कब फॉल करेगा भाई, जब डिप्रेशन वाली कंडीशन होगी। बात समझ में आ रही है। ये हम लोग का आज का क्वेश्चन नंबर 51 है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, कल हम लोगों ने
जो 50 क्वेश्चंस किए थे उसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को थोड़ा डाउट था, मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूं। एक अब क्वेश्चन नंबर क्या था वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन जीडीपी का था कि जीडीपी की स्टडी कौन करता है। तो ऑप्शन में शायद यहां पर मैंने टिक कर दिया था एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसका आंसर करेक्ट कर लीजिए, उसका आंसर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ठीक है ना, सीएसओ, ठीक है ना। जीडीपी की जब बात होती है तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो इसके लिए काम करता है। फिर एक क्वेश्चन क्या था, स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला, ठीक है ना, कि स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला नॉट ट्रू वाला एक क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर एक्सटर्नल फैक्टर्स करके कुछ ऐसा आंसर था जो नॉट ट्रू था। शायद मैंने ये बात बोल दी थी, शायद मैंने बोल दिया था, अब मुझे याद नहीं है, शायद मैंने बोल दिया था कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज ये चारों जो हैं वो क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। बिल्कुल इस चीज को अभी नोट कर लीजिए कॉपी लेकर के कि आप ये खुद सोचिए ना, स्ट्रेंथ की बात हो या वीकनेस की बात हो, ये तो कंपनी का इंटरनल फैक्टर है ना, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। लेकिन थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज ये क्या हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इस बात को फिर से मैं मेंशन कर रहा हूं, नोट कर लीजिए इस बात को, स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो, ये क्या है, ये इंटरनल फैक्टर है, ये इंटरनल फैक्टर है। आपका अपॉर्चुनिटीज हो या थ्रेट्स हो, ये क्या है, ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है। इसी से ये मिलाकर बनता है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर्स, इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और था जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में, कौन सा इसमें से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है ना। तो कल नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों ने ऑप्शन टिक किया था, उसको फिर से करेक्ट कर लीजिए। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर ऑप्शन सी है, फेवरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है ना। कल मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, जो बना रहा था पेपर उसने उस पे वो काम किया था तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी में चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आप इसको करेक्ट कर लीजिए। मैंने देखा इसको तो उसमें कुछ दिक्कतें थी, यही 4 क्वेश्चन दिक्कत थी, आप इसको आज तुरंत अभी करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उसका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाले का, नॉट नॉन, या फिर उसमें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर शायद पूछा था क्वेश्चन, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फेवरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज कई बार इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम लोगों का आज का वीडियो था, हम लोगों ने 51 क्वेश्चंस तक देख लिए। अब हम लोग एक बार एक छोटा सा काम कर लेते हैं, एक छोटा सा काम कर लेते हैं। कितने मिनट का वीडियो हो गया, हाँ, तो हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं। हम लोग सिलेबस चढ़ा है 2-3 मिनट, बस हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिलेबस को एक बार देख लेते हैं कि कल जो हम लोग का पेपर आने वाला है उस पेपर में जो 5-5 मार्क्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हम लोगों के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। मैं उसके बारे में आपसे 1 मिनट बस बात करूंगा, आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं बताता हूं। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या है ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो और क्या हमको याद करने की जरूरत है, तो हमको ये याद करने की जरूरत है कंपोनेंट में ही कि, क्योंकि क्वेश्चन देखिए जो मैंने आपसे क्लास में भी कहा था कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अगर पूछता है तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपका पैटर्न चेंज कर दिया गया। आपका क्वेश्चन पेपर जो आ रहा है वो 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूरा कंपोनेंट तो नहीं पूछ सकता। अगर पूछता है तो आप शॉर्ट में उसको लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद ऐसा करेगा। वो क्या करेगा, उस कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को उठाएगा और उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो कंपोनेंट में 2 तरह के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन से कंपोनेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोगों ने पढ़ा था जो भी बिजनेस की स्ट्रेटेजी होगी, जो भी सारी चीजें होंगी वो सब इंटरनल फैक्टर है उसका। लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल की बात करते हैं, और मेनली मुझे उम्मीद है कल एक्सटर्नल ही पूछा जाएगा, एक्सटर्नल में या तो माइक्रो या तो मैक्रो पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो माइक्रो में आपको पता है क्या चीजें आती हैं जो डायरेक्ट बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, एक्सटर्नल में क्या आती हैं जो थोड़ा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके गवर्नमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके लीगल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को एक बार हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा फ्लो चार्ट बना दीजिए और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। 6 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। इसके साथ और जो क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर इसके बाद आप लोग इसमें देख लीजिएगा जो यूनिट 1 है, इसमें तो कंपोनेंट्स हो गया,
कंपोनेंट्स के बाद इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज का मतलब सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे मेनली जो प्लानिंग और प्रमोशनल रोल है गवर्नमेंट का, ये एक बार देख लीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन मुझे लगते हैं, वो हैं जो कंपोनेंट से रिलेटेड और दूसरा जो इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड। इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बन सकता है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में प्री लिबरलाइजेशन पीरियड, पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। प्री लिबरलाइजेशन का मतलब 1950 से लेकर 1990 तक की इकोनॉमी, पोस्ट लिबरलाइजेशन का मतलब 1990 के बाद की इकोनॉमी, 1991 से जब एलपीजी आ गया उसके बाद की इकोनॉमी। मैंने क्लास नोट्स में भी इसको लिखवाया हुआ है, ठीक है ना, एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये बात आप लोग को पता है। इन्फ्लेशन जनरल प्राइस लेवल जब इंक्रीज कर जाता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ये आप लोग को पता है, ठीक है, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको दिमाग में लाना चाहिए। डिमांड पुल याद रहे, कॉस्ट पुश, ठीक है ना, डिमांड पुश नहीं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, ठीक है ना। फिर इसमें नॉर्मल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जैसे कि एमआरटीपी एक्ट हो गया, तो एमआरटीपी एक्ट के बारे में अगर आपसे मान लीजिए 5 नंबर में पूछ लेता है, तो एमआरटीपी एक्ट एक तरीके से क्या है, 1969 में आया, ठीक है ना। क्यों आया, क्योंकि हमारे यहाँ जो फॉरेन रिजर्व था, जो फॉरेक्स रिजर्व हम लोग कहते हैं, वो क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा था बाहर की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा था। तो हमारे पास जो रिजर्व होना चाहिए फॉरेक्स का, वो रिजर्व नहीं रह पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा भैया सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ाया, एमआरटीपी एक्ट में मोनोपोलीज जो थी, जो किसी 2-3 कंपनी या किसी एक कंपनी के द्वारा सारी मार्केट को रूल करने का जो काम हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए एमआरटीपी एक्ट आया, सॉरी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फेरा। फेरा क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिव, बात समझ में आ रही है, एक्ट। ये कब आया, 1973 में। इसको कब हटाया गया, 1999 में, ठीक है ना। कब आया, 1973 में। कब से फोर्स हुआ, 1 जनवरी 1974 से। बात समझ में आ रही है। फेरा, इसमें क्या दिक्कत थी फेरा में कि फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा बाहर चला जा रहा था, ठीक है ना। तो उसको यहां पर रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फेरा एक्ट हम लोग लेके आ गए, भैया अब रेस्ट्रिक्टिव एक्ट हम लेके चलेंगे कि हमारे यहां से फॉरेन रिजर्व बाहर ना जाए, हमको फॉरेन रिजर्व की बहुत जरूरत है, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट में मोनोपोलीज, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट में क्या था, हम लोगों ने, क्योंकि एकाधिकार किसी का ना हो जाए, कोई 2-3 ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का नाम आप लोगों ने माइक्रो में सुना होगा। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में क्या है कि कम जो सेलर्स होते हैं, इन लोगों का क्या था कि 3-4 सेलर्स हो गए, इन लोगों ने कहा भैया अब हमारे हिसाब से मार्केट चलेगा। तो इन लोगों के हिसाब से मार्केट ना चले, उसको रोकने के लिए हम लोग तुरंत क्या लेकर आ गए, एमआरटीपी एक्ट लेकर के आ गए, ताकि सबको मौका मिले और सब लोग क्या कर सके, अपना मार्केट में अपना हिस्सेदारी निभा सके, ठीक है ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन हो गए। फिर इसी के हिसाब से हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एक क्वेश्चन। फिर दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ क्या क्या है, ठीक है। फिर बिजनेस साइकिल क्या होता है, ठीक है ना, बिजनेस साइकिल क्या होता है। फिर एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, हम लोगों ने इस पर भी बात की है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एक बार नजर डाल दीजिएगा। शॉर्ट नोट आपका जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, ठीक है। तो देखिए मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट वाली जो बात है, इसमें आप लोग, मैंने आपको कुछ चीजें तो बता दी हैं। 5 मार्क्स में आप कितना लिखेंगे, बहुत तो लिखना नहीं है आपको, हल्की फुल्की सबका एक बार आप देख लीजिए, ताकि आप 1 पेज 1.5 पेज का आंसर 2 पेज का लिख दें, ठीक है ना। तो मनी मार्केट में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में, लेस देन 1 ईयर के लिए फंड मिलता है, ठीक है ना। इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो मैंने एक क्वेश्चन भी इस पे दिया था। तो इंस्ट्रूमेंट में कॉल मनी, कॉल लोन्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकता है आपका। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स के बारे में हो सकता है कल क्वेश्चन आ जाए और पूछ सकता है कि इंडिया में प्रेजेंटली कौन सा ऐसा ट्रेजरी बिल है जो नहीं चल रहा है इसमें से। तो ट्रेजरी बिल हमारे 4 तरह के चल रहे हैं, कौन कौन से, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, सॉरी 3 तरह के चल रहे हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन आता है तो ट्रेजरी बिल में नहीं है।
ठीक है ना। मैक्सिमम 364 डेज, एक साल के लिए मैक्सिमम होता है, 365 डेज आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर इसके और इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो कॉमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेड बिल, कॉमर्शियल बिल, ठीक है ना, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। कैपिटल मार्केट में मैंने आपको बताया कि कैपिटल मार्केट क्या है, एक तरीके से मीडियम और लॉन्ग टर्म जो फंड्स होते हैं उनके लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बॉन्ड्स, इक्विटीज, मॉर्टगेजेस रियल एस्टेट्स को जो फंड्स दिए जाते हैं, लोन्स दिए जाते हैं, बात समझ में आ रही है। इन तीनों चीजों का तीनों चीज से मिलकर इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके कैपिटल मार्केट के, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किए, लेकिन फिर भी एक बार आपका काम क्या है, ये वीडियो देखने के बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरीज के लिए बोले हैं, एक पेज का उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, कम से कम 1.5-2 पेज के लिए, एक पेज नहीं 1.5-2 पेज मान लीजिए। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा नंबर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बोले क्या क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, बिजनेस साइकिल क्या है, उसके फेजेस क्या क्या हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। फिर मैंने आपसे क्या कहा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में हल्का फुल्का जान लीजिए, ठीक है ना। फिर मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी तो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन हल्का फुल्का ध्यान में रखिएगा। फिर फेरा के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज रहे। फिर एमआरटीपी एक्ट के बारे में नॉलेज रहे, एमआरटीपी एक्ट 1969, फेरा 1973, फोर्स कब से वो इनेक्ट हुआ, मतलब लागू कब से हुआ एक तरीके से कह सकते हैं, तो 1974 1 जनवरी, ठीक है ना। कब फेरा हटाया गया, 1999 में, ठीक है ना, 1998 में हटाया गया, 1999 में फेरा की जगह फेमा आ गया, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, और कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस बहुत ध्यान से, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से दिमाग को लेकर के वहां बैठेंगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ जाएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है ना। और हो सकता है आ भी जाए कुछ क्वेश्चन फंस भी जाए, ठीक है ना। आप थ्योरी को भूलिएगा नहीं, थ्योरी छोड़ना नहीं है। 5-5 मार्क्स के जो भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो मैंने आपसे 5-6 क्वेश्चन कहे उसमें से 3 फंस जाएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। चलिए एक बार सिलेबस जाते समय देख लीजिएगा, लास्ट में सिलेबस का कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं, ताकि अगर सिलेबस के हर पॉइंट्स आपने पढ़े हैं तो 5 मार्क्स का पूछेगा कहां से, ठीक है ना, उसी में से तो पूछेगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, थैंक यू।